बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, भारत के जंगी जनून, झूठ, प्रोपेगेंडे और दरअंदाजी का एक और सबूत हमने देखा, और वो ये कि एक बार फिर से एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया जा रहा है। भारत की तरफ से दावा ये है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट के इलाके में एक जो दहशतगर्दों का कैंप था उसको निशाना बनाया है, उसको तबाह किया है। 300 - 350 दहशतगर्द मार गिराए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब भी भारत को मिला, और जो हमारी एयरफोर्स है उनकी तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलन भी बताया कि किस तरीके से वो जो भारत के तैयारे हैं वो भाग गए। दूसरा सबसे बड़ा, अगर वाकई ये क्लेम जो कर रहा है भारत ये हकीकत है, ये सच है, तो ये भी कहा गया, सवाल उठता है कि जी फिर आप डेड बॉडीज़ दिखा दें। 10 बंदे भी मारे हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ होनी चाहिए। बाकायदा हमारी तरफ से तो एक विजुअल एविडेंस जो है वो जारी किया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपने वहाँ पर दरख्त गिराने के अलावा और कोई काम नहीं किया। ये बताया गया कि जब वो जहाज़ भागे तो वहाँ पे पेलोड जो है वो यकीनी तौर पे ड्रॉप करके चले गए। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि भारत की तरफ से जो क्लेम आ रहा है कि जी 21 मिनट तक हम पाकिस्तान के अंदर रहे, तो 21 मिनट तक अगर भारतीय तैयारे या भारतीय फोर्स ये सोचती है कि वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। जो वॉर हिस्टेरिया वहाँ पर उनके मीडिया ने क्रिएट किया है, जिस तरीके से डोमेस्टिकली पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो इलेक्शन को सामने रखते हुए जिस किस्म का बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि पहले पुलवामा का हमले पे ड्रामा रचाया गया, उससे पहले आपको एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी याद होगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तो बाकायदा तौर पे हमने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आज जो DGISPR ने कहा कि हमने कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, भारत ने हमें कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान अब यकीनी तौर पे रिटालिएट करेगा, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो टाइम है और जो जगह है वो हमारी अपनी मर्ज़ी की होगी, टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, ये कहा गया है। और सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, हर डोमेन के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो रिएक्ट अप करने का अज़्म किया है। कल नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुला ली गई है, कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी होने जा रहा है। इस पर मज़ीद क्या फ़ैसले होते हैं, किस तरीके से रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा, और मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। और मेहमानों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारे का सारा ड्रामा भारत की तरफ से बड़े अरसे से रचाया जा रहा है, इसके मुहर्रिकात या इसका पर्पज़, इसके ऑब्जेक्टिव उनको क्या समझ में आते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ महमूदुर रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सूबाई वज़ीर पंजाब हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब से, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि एक सवाल जो सुबह से हो रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा कि इंडियन जेट्स का आना, बाहर चले जाना, पेलोड गिराया, भाग गए, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बर वक्त कार्रवाई हुई। एक सवाल जो सुबह से हम सुन रहे हैं कि हमने उन जेट्स को शूट डाउन क्यों नहीं किया, आप समझते हैं इन चीज़ों को, आप बेहतर बता पाएंगे, क्या वाकई हमें वी शुड हैव शॉट देम डाउन? जी, अगर वो जो मिशन उनको दिया गया था, अगर वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ते तो ज़रूर वो शूट डाउन हो भी जाते और हमें करना भी चाहिए था। बात यह है कि जो बड़ा अहमकाना कदम उन्होंने उठाया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी प्लानिंग शायद हायर प्लानर्स ने कोई इतनी बुरी नहीं की। लेकिन जब उनके अवैक्स ने उनके पायलट्स को बताया कि पाकिस्तानी जहाज़ आगे से स्क्रैम्बल कर गए हैं, तो फिर उन्होंने इतना दिल नहीं बड़ा किया कि वो अपने हदफ तक पहुंचते, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो अंदर आए और उन्हें बताया ना गया हो कि आपने किस चीज़ को जाके हिट करना है। ज़रूर कोई ना कोई उनका ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर ये भी मंसूबा हो सकता है कि एक हल्का सा पाँव लगा के वापस जाया जाए और बाकी हाइप जो है वो मीडिया से क्रिएट की जाए। तो ये सारे टाइमिंग्स की बात है कि जब तक हमें पता चला होगा, हमारे जहाज़ों को अगर 5 मिनट चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, तो वो 3 मिनट में अगर वापस चले गए तो साफ ज़ाहिर है आप उनको शूट डाउन नहीं कर सकते थे।
ये तो मेरा ख्याल है आपके नाजरीन को ये बात समझ जानी चाहिए, कोई इतना बड़ा इसमें यानी जो हमारा दूसरा ये कि अगर उनका पीछा किया जाता, टाइम जिस अंदाज में हम कैलकुलेट करते हैं वो हम एनिमी के अपनी किसी स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के हवाले से करते हैं। मतलब वो हम ये नहीं इस तरीके से नहीं होता कि जी बिल्कुल आपने कर लिया। और दूसरा कुछ लोग खैर ये कह रहे हैं कि उनका पीछा करके उनको क्यों नहीं मार गिराया गया, तो आप याद रखें कि ये एक टैक्टिक्स होती हैं जिसके अंदर ये ऐन मुमकिन था कि वो आगे आके वापस जाते, हम उनका पीछा करते और पीछे उन्होंने ट्रैप लगाया होता। तो ये ऐसी सिंपल चीज़ नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए एयरफोर्स के ऊपर कि वो कैसे करते हैं। ये देखें, बात ये है कि जब हमारे जहाज़ों ने स्क्रैम्बल किया उनको इनका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, हालांकि उनके पास मिराज 2000 जो कि दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है वो थे, और उन जहाज़ों के साथ कैमरे भी होते हैं जो आप जिक्र कर रही थी कि अगर उन्होंने कोई नुकसान किया है तो उसकी तो वो बड़े आराम से फुटेज साथ बना रहे होते हैं, वो नहीं दिखा पाए। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये एक बॉस्ट ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने कोशिश की हमला करने की, और ये ज़रूर है कि उन्होंने पार की LOC, लेकिन उनका हमला नाकाम हो गया, वो हमला नहीं कर पाए और अब उस बयानियों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनका पुलवामा वाला बयानिया हर जो चीज़ है उनके खिलाफ गई, बंदा वहीं का था, मास्टरमाइंड वहीं का था, बारूद वहीं का था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब उनके वजीर से आज सवाल जवाब किए गए तो वो जवाब दिए बगैर उठ गए। तो जैसे पहले केस में हुआ था कि उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री जब मीडिया पे खबरें चली तो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया और ये कहा कि जी वी हैव नो सच इंफॉर्मेशन। वो लाइन थे इससे, उन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ। तो बिल्कुल, तो ये आप देखेंगे कि जब ये सवाल उठाए जाएंगे और सिक्काबंद जवाब मांगे जाएंगे, और पाकिस्तान ने तो बरमला कह दिया कि वो जगह भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप आइए देखें, इंटरनेशनल मीडिया को भी उन्होंने कहा कि आए देखें। तो मेरा ख्याल है कि ये पहला राउंड जो है बयानिए वाला वो हार जाएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने LOC को क्रॉस किया है, वो अंदर तक आए हैं 2-3 मिनट के रास्ते पर, और इसका चूंकि पाकिस्तान ने पहले इंदिया दिया हुआ था कि हम इसका जवाब देंगे, तो अब ये आप यूं समझे कि पाकिस्तान पर फर्ज है इसका जवाब देना और इसका जवाब और LOC एग्रेशन। जी, दिस वाज एग्रेशन, दिस वाज नॉट वायलेशन। एग्रेशन वायलेशन होती है अगर आप LOC के परली तरफ रहकर कोई फायर करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, जैसे कि वो वायलेशन करते रहते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली LOC क्रॉस कर दें तो देन दैट इज नॉट वायलेशन, ये एग्रेशन है। और ये एग्रेशन बेशक वो नाकाम हुई या उसमें वो कुछ पा नहीं सके, लेकिन इस एग्रेसिव एक्ट को फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि अभी बहुत प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर, खासकर अमेरिका की तरफ से, कि भाईजान छोड़ दें, कुछ नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, और क्यों आप इसको एस्केलेट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हमारी लीडरशिप किस तरीके से उस सारे प्रेशर को बर्दाश्त। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जिस तरीके से अभी जनरल साहब भी पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि दिस होल इंडियन डिजाइन वाज जस्ट अ ड्राई रन, शायद उन्होंने बस यही इन एंड आउट करना था और अपने मीडिया को और अपनी डोमेस्टिक जो उनकी एक कह ले वोट बैंक के लिए जो कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव तकरीबन लेआउट कर ही दिया है जब आपने कहा कि उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, और ये पुराना दस्तूर है कि जब भी इलेक्शन होने लगते हैं हिंदुस्तान में तो वो पाकिस्तान का राग अलापने लगता है। तो आज भी ऐसा ही दिख रहा है कि गालिबन उन्होंने अपने इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये वारदात की है। मैं तो इसे वारदात ही कहूँगा। और मैं इस वारदात को, जिस तरह के DG ISPR ने कहा, ऐलान जंग समझता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन की है, 1971 के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तानी जहाज़ जो हैं वो हमारी बाउंड्री क्रॉस करके आए हैं। और जो पैगाम DG ISPR ने दिया है उनको, बरमला जो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है पैगाम, वो उनको सुन लेना चाहिए कि ये हो नहीं सकता कि हमारी सरहदों के अंदर वो दाखिल हों और उसके बाद उनका खुमियाजा उनको ना भुगतना पड़े। ये हो नहीं सकता कि अगर वो इंसानी हकूक़ को पामाल करते रहें कश्मीर में, और कश्मीरी अपने हकूक़ की जिद्दोजहद के अंदर आगे बढ़ते रहें और कोई भी एक्टिविटी करें, तो हम कैसे उनके ज़िम्मेदार ठहरे। तो हमें ज़िम्मेदार ठहरा के अपना इलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सरहद क्रॉस करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत। और आज का जो वज़ीर आज़म का भी जो पैगाम उनको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, मैं रिटालिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटालिएट करेंगे। जी हाँ, दैट वाज लाउड एंड क्लियर। और आज जो DG ISPR का भी पैगाम आया है, उससे कौम की बड़ी हिम्मत बंधी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम अपनी टर्म्स पे, अपनी वक्त के मुताबिक हिट करेंगे, और या जो भी हमने करना है करेंगे, और ये कबल अज़ वक्त है। दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज इन इट
कि वो तो चलें, कह रहे थे कि वी वुड सरप्राइज पाकिस्तान, वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब आपने ये जरूर कह दिया है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। देखिए उन्होंने भी यही कहा था कि हम अपने टर्फ के ऊपर अपने वक्त के मुताबिक करेंगे, बदला तो लेंगे, उनसे जो वो करना चाहते थे उसमें उनको अल्लाह ने नाकामी दी। लेकिन उन्होंने बहरहाल वायलेशन किया आज, और इसको हम लाइटली नहीं ले रहे। हमारा नुकसान नहीं हुआ, ये अल्लाह का करम है, मगर उन्होंने हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस किया है, इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए और हम अप्रोप्रिएट करेंगे। और पूरा मुल्क जो है वो एक ही पेज पे है इस वक्त। आपने आज तमाम ऑपोजिशन के बयान भी सुन लिए हैं, और आपने और मैं समझता हूं कि अब हमें आगे बढ़ना है हर फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और मिलिट्री फ्रंट पे भी, और इंशाल्लाह ये आज जो हुआ है, और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं, बड़ी भरपूर मजम्मत करते हैं। सही कह रहे हैं। अब वो जिस तरह आपने कहा कि बात जो है वो अल्फाज से आगे निकल गई है, जो एग्रेशन का मुजाहरा किया गया है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इम्तियाज शेख साहब, योर टेक ऑन दिस कि भारत की तरफ से पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा होता है, फिर पुलवामा इंसिडेंट हमने देख लिया, आज फिर से कि जी एयर स्ट्राइक्स हैं, 300 लोग हमने मार दिए, जैश ए मोहम्मद का दहशतगर्दों का एक कैंप था। भारत को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये जो वॉर हिस्टेरिया या ये जो वॉर मॉन्गरिंग इतने अरसे से जारी है, ये ना ही भारत के लिए फ़ायदेमंद है, ना ही पाकिस्तान ये चाहता है, ख़ित्ते के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है, और अपने इलेक्शंस जीतने के लिए, एक विनिंग मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आप पाकिस्तान के साथ इस किस्म का सलूक नहीं कर सकते। क्यों समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान विल रिएक्ट, वी विल रिटेलिएट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखें, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी मुसलसल जब से मोदी की हुकूमत आई है, या उससे पहले भी जब इस तरह की सरकारें इंडिया में आती हैं, वो पाकिस्तान को मतलब डराने धमकाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता। और ख़ास तौर पे इलेक्शन का जब साल है और मोदी को अपनी गिरती हुई साख नज़र आ रही है और देख रहा है कि मतलब कई स्टेट्स में वो इलेक्शन हार चुका है, तकरीबन 5 स्टेट्स में इलेक्शन वो हारा है, तो अब उसको ये और कोई इसको चारा समझ में नहीं आया, कोई तरक्याती काम तो कर नहीं सका, तो उसने इधर इलाके का, खित्ते का अमन तबाह करने के लिए इस तरह का ड्रामा रचाया। पहले भी इंडिया कर चुका है, क्योंकि अपनी साख, गिरती हुई साख को, उस वक्त भी इसने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और नुकसान पहुंचा, जो कि सरासर झूठ था। आज भी उसने ये किया, लेकिन आज उन्होंने ये हिम्मत की कि वो लाइन LOC क्रॉस कर गए। फिर जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी फ़ौज ने उनका रिटेलिएट करने की कोशिश की तो ये भाग खड़े हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर कोई नुकसान हुआ होता, अगर कोई उन्होंने मतलब कोई कैंप तबाह किया होता, तो उसके लोग होते, उसके शवाहिद होते, निशानियां होती, लेकिन ये मतलब सिर्फ बातें करके भाग गए। और अगर जिस तरह बता रहे थे जनरल साहब कि इन तैयारों में कैमराज भी लगे होते हैं, तो वो इस वक्त तक पूरे दुनिया के मीडिया पे उस वक्त दिखा चुके होते कि हमने वहाँ दहशतगर्दों के कैंप तबाह करके आ गए। ये एक मतलब ड्रामा है, जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि इंडिया के अवाम भी समझ गए हैं, वहाँ के लोग भी जंग शायद न चाहते हों, लेकिन वो ये ज़रूर समझेंगे कि ये मोदी की मतलब जो नाकामियाँ हैं उसकी 5 साल की पुरानी, उनको छुपाने के लिए एक उसने नया ड्रामा शुरू किया है। और मतलब मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग जंग चाहते हो या ना चाहते हो, वहाँ का मीडिया देख लें, वो ज़रूर आपको लगता है कि जंग चाहता है। वो तो सुबह से जंगी तराने चला चला के नहीं थक रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, मुबारकबाद के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। वो तो मतलब जी इस तरह का शुरू से ही करते हैं। इंडियन मीडिया तो शुरू से ही मतलब वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर देता है, या एंटी पाकिस्तान जिस तरह उनका पॉलिसी रही है, शायद उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे वो चलते हैं। वो देखते हैं कि मतलब उनको पाकिस्तान को जहां भी मौका मिलता है वो उस तरह की मतलब खबरें और मीडिया कैंपेन और मतलब उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया भी समझ गई है, अब दुनिया में हर जगह मतलब ये देखी जा रही है, और पाकिस्तान की इस वक्त जो सफारतकारी है वो भी सही ट्रैक पे जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है सादिया, कि पाकिस्तान की तमाम अवाम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की तमाम असेंबलियाँ
और पाकिस्तान की पार्लियामेंट सब अपनी पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और इंशाल्लाह यही उनकी शिकस्त का बायस बनेगा। और वो पाकिस्तानी अफवाज जिस तरीके से सबके पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो सही ट्रैक पर जा रही है। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी और इसी किस्म की बात जो जनरल साहब पहले आपने की थी, दैट वाज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अब दुनिया की तरफ से भी कहा जाएगा कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, आपका नुकसान तो हुआ नहीं है, लेट्स गेट ओवर विद दिस, खत्म कर दें बात को। अभी तक भी अगर देख लें जो जिन ममालिक का कोई रिस्पॉन्स आया है, कोई रिएक्शन आया है, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, वो कुछ मिला जुला है। वो आपको क्या लग रहा है कि आपकी वो सफारतकारी की वजह से है, कोई नाहली है या क्या है? मतलब उस तरीके से भारत को खुल के किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक। देखिए जी, मिला जुला तो अब मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूं ना जी, मिला जुला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए ये तौहीन अमेज़ है। और ख़ासकर मुझे ज़्यादा अफसोस जो है वो चाइना के रिएक्शन से हुआ है कि जब एक चीज़ साबित है कि उन्होंने एग्रेशन की है तो अग्रेसर की तो आपको मजम्मत करनी चाहिए और ख़ासकर दोस्त ममालिक को तो मजम्मत करनी चाहिए। तो वो तो ये तो आपको पता है कि ये दुनिया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यहाँ पर जो बातचीत है वो इंसाफ और अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं बल्कि और इंटरेस्ट की बुनियाद पर होती है। मुझे जिस चीज़ का खदशा है और जो मैं थोड़ा सा कॉशन करना चाहूँगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को, वो ये है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस कार्रवाई में या इस सोच में हिंदुस्तान अकेला नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है, वो उसकी बड़ी सुबकी हो रही है, उसको फेस सेविंग चाहिए। हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि भारत के ज़रिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और आपको ये भी पता है उसके मुआहदे हैं, उनके साथ लॉजिस्टिक के मुआहदे हैं, उसके साथ उनके इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे हैं। अगर सिर्फ अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दे इंडिया के साथ अपने सैटेलाइट्स इस्तेमाल करके तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को जाता है। तो जो भी हमारे प्लानर्स हैं, जो भी हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, आई एम श्योर उनको इस बात का अदराक होगा, लेकिन मेरी तरफ से ये कॉशन है कि वो जो भी कार्रवाई सोचें ये जहन में रखें कि दे आर नॉट ओनली अप अगेंस्ट इंडिया। सिचुएशन को मैं ज़्यादा गंभीर बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपने कोई प्लानिंग करनी हो तो आपको जो ख़राब से ख़राब सिचुएशन है उसके मुतालिक सोच लेना चाहिए। So you have said ये मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल पाकिस्तान अगर तीन काम कर ले, नंबर एक के जो स्ट्राइक का क्लेम है उसको तो वो डाइल्यूट करे, बताए हक़ाइक़ क्या है, लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने एग्रेशन की है वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए इस क्लेम के साथ। जो उनका एग्रेशन का बात है वो बिल्कुल खुल के सामने लानी चाहिए और पाकिस्तान का जो अपना रिटेलिएशन का हक है वो मनवाना चाहिए दुनिया से कि जिस किस्म की एग्रेशन हुई है। तो ये 3 पॉइंट इमीडिएटली करने के हैं और मेरा ख्याल है कि शिकायत करनी चाहिए हमें अपने दोस्तों से। और दोस्त किस वक्त के लिए होते हैं कि जब हम पर हमला भी किया गया है, एग्रेशन भी की गई है, तो ये जो ऐसे दोस्त जिनके मुंह बंद हैं या वो बात नहीं कह सके जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये काबिल अफसोस है। और इस अफसोस का इजहार पाकिस्तान को बरमला करना चाहिए। हर दफ़ा जो है ना ये काम लेना कि जी हम जो है ना थोड़ा सा सोच रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। और एक बात मैं और ऐड करता चलूं, बिटवीन द लाइंस मैसेजेस कन्वे करते हैं। आप सही कह रहे हैं कि खुल के बात करनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं है जी, छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका रिएक्शन 48 to 72 आवर्स में ना गया तो उसके बाद आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात आप नोट करके रख लें। ओके। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि जिन ममालिक का जो रिएक्शन आया, रद्द-ए-अमल आया, तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जब हम ये भी कह रहे हैं, DGISPR ने कहा कि भाई आप देख लें आके, अब हाँ ऑन ग्राउंड जाके देख लें कि क्या आपने इम्पैक्ट छोड़ा है, इंडिया की जो प्रोपेगेंडा है, जो झूठ है, वो सामने आ जाएगा। उसके बाद भी अगर वो रद्द-ए-अमल आता है तो ये सफारती तौर पे नाकामी नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि भाई आप उस चीज़ पे कि दोस्त ममालिक तक को नहीं कन्विंस कर पा रहे। देखिए, सफारती तौर पे हमारी इस वक्त स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को क्योंकि बड़े इफ़ेक्टिव वो तर्जुमान हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनको जहाज़ में होना चाहिए इस वक्त और अपने तमाम हलीफ जो ममालिक हैं उनको अपने साथ खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो जैसे जनरल साहब कह रहे थे वो अफसोसनाक है मेरे नुक्ता नज़र से। सबसे पहले तो अभी यहाँ पर दौरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं आपका रिएक्शन भी उस पर चाहूँगी, जो उन्होंने कहा कि ये भी जहन में रखिए कि इस किस्म की प्लानिंग में फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडिया अकेला हो।
जी देखिए ना, पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखूंगा कि हैं। अभी हमारे यहाँ दौरा हुआ और OIC की मीटिंग में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जो भारत की हैं उनको पहली दफ़ा बुलाया। अनप्रेसिडेंटेड है, हम OIC के मेंबर हैं, कम से कम हमें इन कॉन्फिडेंस तो लिया जाता है कि हम हिंदुस्तान के उसको बुला रहे हैं वज़ीर ख़ारजा को, और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे पे हमला हो और OIC जो है वो हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको एज गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे बुलाएं? इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए और हुकूमत की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई कि हम OIC पे क्या पोजीशन ले रहे हैं। आज ऑपोजिशन की जमातों ने भी कहा है कि आप पोजीशन लें, अगर ऐसी बात है हमने ऐसी OIC को क्या करना है जहाँ पे हम पे जब हमला किया जा रहा हो। वो जिनकी अपनी करारदादें वो बिल्कुल सरफे नजर की हों, भारत ने कभी मानी ना हो, रद्दी की टोकरी में डाली हों, OIC तो वैसे ही एक इफेक्टिव फोरम नहीं रह गया। उसके बाद भी बात ये कि मगर बहरहाल मशरिक़ वुस्ता का एक बहुत बड़ा फोरम है, तो उस फोरम के हम मेंबर हैं, हम उसको ओन करते हैं। तो जब वो ओन करते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का ये बानी ममालिक में है, से एक हैं, तो लेकिन मैं वहाँ समझता हूँ कि वहाँ पे हमें अब पोजीशन लेनी चाहिए और बड़ी धांसू किस्म की पोजीशन लेनी चाहिए। चीन का जिक्र जनरल साहब ने कर दिया, मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्होंने क्या गार्डेड स्टेटमेंट दी है कि हाँ भाई दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट, भाई हम एग्रेशन हुई है, हमारी टेरिटरी को अंदर उनके जहाज आए हैं। क्या रेस्ट्रेंट? फ्रांस की तरफ से आपने देखा एक करारदाद उन्होंने मूव की यूनाइटेड नेशंस में। एक बात मैं और कहता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं दरख्वास्त करूँगा बड़ी मुअद्दबाना वजारत ख़ारजा को कि अभी तक उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं और बैनुल अक़वामी जो बयानात आते हैं, मसलन पहले अमेरिका के साथ यही हो चुका कि उन्होंने एक बात की, हमने मुख्तलिफ बात की। वो जब आपको याद होगा फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हुई थी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के साथ, फिर जब उनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए तो जो हमने बयानिया दिया और जो उन्होंने बयानिया दिया वो मुनासबत नहीं रखता था, मुताबिकत नहीं रखता था। अब आप देखिए जर्मनी के साथ भी यही हुआ, हमने ये बयानिया दिया कि हमारा तो बेहतरीन जर्मनी के साथ गुफ्तगू हुई है और उन्होंने सॉलिडेरिटी का इजहार किया, मगर आज जो ट्वीट जर्मनी के फ़ॉरेन वजारत ख़ारजा ने की है उसमें उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को कॉल आउट किया है। उन्होंने कहा दोनों मुल्क रिस्ट्रेंट दिखाएं मगर पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी को रोकना होगा। अब ये क्या ट्वीट है भाई, वहीं पर आकर जबकि हमारे मुल्क पे, जब हमारे वहाँ पे कोई सबूत नहीं है माँ सिवा वावेला के हिंदुस्तान के, और यहाँ पे सबूत नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने अबूर किया, हम अंदर गए, हमने बॉम्ब फेंके, तो कैसे हो सकता है कि जर्मनी है? तो मैं ये समझता हूं कि वही नैरेटिव टो कर रहे हैं जो इंडिया का नैरेटिव है। लेकिन वजारत ख़ारजा को भी कुछ क्रेडिबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में लानी होगी कि जो वो कहते हैं बाकी दुनिया भी वही कहे। सही है, ताकि ये ना हो कि फिर हमारा ठट्ठा लगे कि हम ये कह रहे हैं कि जर्मनी ने बहुत शानदार और वहां से कुछ मुतालबा बाकी ममालिक भी करना शुरू हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वक्त, इस नुक्ता नज़र से तो हम इन तमाम बातों पर तबसरा कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए और हमारी वजारत ख़ारजा को भी और हमारे वज़ीर भी जो हैं उनको पूरी दुनिया में दौरा करके अपने हलीफ मुल्कों को साथ मिलाना चाहिए। वरना जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, आप सोचें अभी तो उन्होंने सिर्फ अमेरिका का जिक्र किया है, अगर यूरोपियन भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं जैसा कि वो रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, अगर OIC भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, अगर चीन भी कहता है दोनों पार्टी ज़रा रेस्ट्रेंट दिखाएं, तो फिर इससे कुछ आइसोलेशन का एहसास होता है जो हम वैसे ये मियां साहब, एक तरफ जब हम कहते हैं, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत की तरफ से बारहा ये क्लेम किया जाता रहा, सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे को ले लें, UAE के प्रिंस का दौरा ले लें, फिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जिस तरीके से बाहर गए, अभी महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो आने वाले, ये तमाम चीज़ें एक तरफ जिसका क्रेडिट लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो आपसे क्रेडिट कोई नहीं छीन रहा। लेकिन जब आप फ्रांस, जर्मनी और उससे बढ़ के चाइना की जो आज के बयानात हैं, जो उन लोगों का, उन ममालिक का रद्द अमल आता है, उससे आपको मायूसी नहीं हुई? देखिए सादिया, इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से खुल के उन्हें बात करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। ये मेरा नहीं, आप सबका ये एहसास है और हमें इससे तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि हमने हमेशा चाइना के बारे में, ये CPEC के बारे में बड़ी बढ़ चढ़ कर हमने बातें की और उसे अपना बहुत करीबी अजीज तरीन अगर दुनिया में कोई है तो वो हमारा वो हमसाया भी है, दोस्त भी है, और हम एक्सपेक्ट करते थे कि इस तरह के वक्त में वो इससे कहीं खुल के कंडेम करेगा इस सारे जो भारत का ये जो जंगी फोबिया और उनका स्टैंस है उसको, लेकिन उस तरह से चाइना ने नहीं किया।
जहां तक बात है आइसोलेशन वाली, ये रातों रात तो हुई नहीं सादिया, ये पिछले कई सालों का एक तसलसल है कि जिस अंदाज के साथ हमें अपने बैरूनी महाज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, वो तवज्जो नहीं दी हमने। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाह रहा, बदकिस्मती से पिछला पूरा अरसा भी खुद वजीर आजम थे, उनके पास वज़ीर खारजा का कलमदान भी था, तो जाहिर बात है वजीर आजम के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बाहर जाके उस अंदाज के साथ अपने बैरूनी और सफारती महाज के ऊपर परफॉर्म कर सके जिस तरह एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज मिनिस्टर जिसके पास टाइम भी होता है और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है। तो इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं बिलाशुबा ये कहूंगा कि पिछले चंद माह के अंदर जो हम हुकूमत में आए हैं तो हमने काफी हद तक इस चीज को कवर किया है। ये अफगानिस्तान में जो अमन के मज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका को आज इस बात का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के बगैर ये नहीं हो सकता। सऊदी क्राउन प्रिंस का जो बड़ा कामयाब दौरा है, पाकिस्तान बानी मेंबरान में से है, जिस तरीके से सुषमा स्वराज को बुलाया जाता है गेस्ट ऑफ ऑनर, मतलब आज ऑपोजिशन ने भी ये मुतालबा किया है। डोंट यू थिंक कि वाकई अब ये वक्त आ गया है कि हम OIC को भी मैसेज दें, उन ममालिक को भी मैसेज दें जो कुछ रवैया उनकी तरफ से इख्तियार किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल मेरा भी यही अपना जज्बात हैं कि इस मौके के ऊपर हमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए। OIC वैसे भी कोई इतनी मौसर इफेक्टिव तंजीम अब नहीं है, लेकिन भले नाम की सही हमें जरूर इस पर बतौर एहतजाज जो है ना वो शरीक नहीं होना चाहिए। बाकी तो फैसला लीडरशिप करेगी, लेकिन मेरी जाती राय में हमें जरूर इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए और इसका बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इम्तियाज़ शेख साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, एक तो ब्रेक पे जाने से पहले हम OIC के हवाले से और दीगर ममालिक का जो रिस्पांस आया है उस पर बात कर रहे हैं। चाइना के हवाले से सबने कहा कि जी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, कि बड़ा गार्डेड किस्म का स्टेटमेंट आया कि जी दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। हालांकि पाकिस्तान खुद कह रहा है, ऑफ़र भी कर रहा है कि जी आप देख लें वहाँ पर जाकर। इंडियन मीडिया को भी कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को भी कह रहा है कि भाई आपके पास अगर कोई सबूत हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट आपने छोड़ा है तो उसके कोई विजुअल एविडेंस दे दें। यकीनी तौर पे नहीं है, इसीलिए ये बात भारत की तरफ से की भी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि उनके अपने मुल्क के अंदर से, भारत के अंदर से जब ये आवाज़ें उठती हैं कि जी पुलवामा हमला जो था वो एक ड्रामा था, और तो और वो लोग जो बात बात पे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, वो भी सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर और उनके इस अमल के ऊपर। तो आपको नहीं लगता कि जिस भी मकसद के लिए, चाहे इलेक्शन जीतने के लिए ही वहाँ बीजेपी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा हो, दैट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस टाइम? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कर दूं, मैं आज के दिन पे इस तरह फॉरेन पॉलिसी पे या इस तरह की बात नहीं करना चाहता जिस पे पॉलिटिकल चीज वो आ जाए। कि आज पाकिस्तान में आज ऐसा वक्त है कि आज सबके इत्तेहाद की ज़रूरत है। लेकिन फिर जिस तरीके से बाकी सब ने बात की और महमूद रशीद साहब ने भी बात की, तो अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये फिर लम्हा फ़िक्रिया है। सोचें, हम देखें कि क्या है और किस तरह, मतलब हमें इस तरह चाइना जैसा दोस्त और बाकी और OIC जैसा इदारा जहां मतलब हमारे एक दुश्मन को बुलाया जा रहा है और वो भी उस वक्त, तो ये निशानदेही करता है कि हमें अपने घर को और ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी को बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल मुसद्दिक साहब की बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो वो इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, अपने दोस्तों के पास हवा में होने चाहिए और जाके हर जगह वो जाएं और मतलब वो जाके अपना सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। और यहाँ तो महाज हमारी फ़ौज संभालेगी इंशाल्लाह और पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बैरूनी महाज पर हमें बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। और वो मतलब मैं मज़ीद अभी इस हालात में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि ये हुकूमत इस महाज को भी ठीक करने की कोशिश करेगी और बजाय ये कि हर चीज़ पिछली हुकूमतों पे इल्ज़ाम लादने की बजाय उसको जो भी हालात हैं उसको ठीक करें। दूसरा, आपने बात की कि इंडिया में मतलब ये पहले भी हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा था।
हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो मेरा मतलब है कि वो पाकिस्तान पे तो लगाएंगे, पाकिस्तान के वो मतलब मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं इस वक्त, और मतलब उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद न रखी जाए। लेकिन वहाँ भी कुछ सीनियर एलिमेंट हैं जो कि उनको वो बात करते हैं, जिस तरह उनके अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि जी ये तो पूरा प्री प्लान था, पाकिस्तान को मुलवस करने की साजिश थी, और वो मुलवस करने की साजिश जो है वो अभी जाहिर हो रही है कि एक तरफ तो वो जो वाक़या जिसका उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उनको पता था कि ये वाक़या होना, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और वो मतलब वहाँ के लोगों के साथ भी बहुत जुल्म है, कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो ये रिएक्शन ज़रूर एक्सपेक्टेड है। और मतलब जब दीवार से आप लगा देंगे किसी लोगों को, जब हज़ारों लोगों को उनकी औरतों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, उनकी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, दोनों चीजें, दोनों फैक्टर्स हैं। एक तो कश्मीर के अंदर वो जो कुछ कर रहे हैं, वो तहरीक आज़ादी की जंग उनके हाथों से निकल गई है, वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वो इस नहज तक कश्मीरी मुजाहिदीन पहुंच चुके हैं कि वो उनको मौत का खौफ भी नहीं रहा। दूसरी तरफ कुलभूषण यादव वाला केस भी सर हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस पे अच्छी खासी धुलाई हो गई इंडियन काउंसिल्स की, पाकिस्तान की तरफ से जो शवाहिद और सबूत पेश किए गए उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं आया। लेकिन मैं जनरल साहब आपकी तरफ आते हुए, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, जैसे आपने भी पहले मेंशन किया था, अभी भी है, इंडियन मीडिया अगेन वो एक कार एक्सीडेंट में से भी मूवी बना सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनी सच थिंग, बट एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान होने के बाद हम जब ये कहते हैं कि जी हम डिफरेंटली आपको सरप्राइज करेंगे, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिट्री भी, क्या ये वो टाइम नहीं है कि जब हमें जो प्राइवेट इंडियन एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करते हैं वो बंद नहीं कर देनी चाहिए? कोई तो मैसेज आए, कोई तो हमारी तरफ से रिटेलिएशन इस तरह की ही सही चलें कि अब इंडियन एयरलाइंस को आप अपनी एयर स्पेस यूज़ करने ना दें, जो उनके जहाज़ वेस्ट जा रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। ये छोटा सा डाइवर्शन हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम में जिसको एक खूबी समझा जाता है और पाकिस्तान की हुकूमतों में जिसमें खूबी समझा जाता है, उसको मैं खामी समझता हूँ। अवाम अगर गुर्बत, नाखानदगी और इनजस्टिस की इंतहा कबूल कर लें तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छाई है। इसी तरीके से अगर कोई भी हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, वो बर्दाश्त कर ले एक इंतहा किसी इनजस्टिस की, तो उसको भी मैं दुरुस्त नहीं समझता। कुछ ना कुछ उस सिलसिले में हमें करना चाहिए। अभी तो बात यह है ना कि जो आप सरप्राइज़ वाली बात कर रही हैं, वो अब ये इसमें तो सरप्राइज़ कोई नहीं रहा कि पाकिस्तान एक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब तो सरप्राइज़ इसमें है कि वो कैसे एक्ट करेगा। तो आधा सरप्राइज़ तो चला गया। देखें, सरप्राइज़ का इनिशिएटिव हमेशा उसके पास होता है जो पहले एग्रेस करता है, जो इनिशिएटिव लेता है। तो वो ठीक है, अपना वो मिशन पूरा नहीं कर सके, लेकिन पहला कदम तो उन्होंने उठा दिया। इससे पिछली बातें तो पीछे रह गई, चाहे पुलवामा वाला वाक़या था या जो था वो तो उन्होंने बिल्ड किया या जैसे भी हुआ। अब तो इसके आगे का हमें सोचना है कि उन्होंने एक काम कर दिया, और अभी हमने जैसे पहले उन्होंने कमिट किया हुआ था कि बातचीत का टाइम गुजर गया और अभी वो समय गुजर गया, अभी हम कुछ करेंगे, उन्होंने कर दिया। अब हमने ये कह दिया है कि जी हमने ज़रूर रिटेलिएट करना है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन है, इसको अच्छे तरीके से देखभाल के आगे चलना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम रिटेलिएट ना करें, हम ज़रूर रिटेलिएट करें, और वो कितना करना है, उसका आगे से जवाब क्या होगा, फिर हम क्या जवाब देंगे, इसको पूरा बिल्ड करके आगे तक देखकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि जो प्लानर्स हैं वो ऐसे एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी थी कि 48 to 72 आवर्स में हमें करना ही करना होगा, वरना उसके बाद रिएक्शन का वो इम्पैक्ट नहीं है। जी, वो मैंने इसलिए कहा था कि वो मैंने पॉलिटिकल जब मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं और जो अमेरिकन इंटरेस्ट है यहाँ पर, जब मैं उसको देखता हूँ तो उसमें मुझे इस चीज़ का ख़दशा पैदा होता है कि आप पर इतना शदीद प्रेशर आ जाएगा कि शायद आप ब्लिंक कर जाएं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और उसकी वजह हमारी मुआशी कमज़ोरी है। मुआशी तौर पर हम इतने कमज़ोर हैं, हमारे घुटने लगे हुए हैं कि अभी हमें जो थोड़ा सा सहारा नज़र आया है, अगर उनकी तरफ से, उन लोगों की तरफ से कोई इशारा आ गया, इंदिया आ गया, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात हमारे लिए बढ़ जाएंगी। ये मेरा खदशा है। मैं कोई बहुत अच्छा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर कुछ करना है तो आपको जल्दी करना होगा। अगर आप डिले करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये जो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पर, इसको जल्दी से सीधा करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ देखिए, बात यह है कि इस वक्त
मुल्क में, हालांकि मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, कि मुल्क में इस वक्त भी कमी है दो चीज़ों की। एक, मुनासिब डिफेंस मिनिस्टर का ना होना, और ये मेरी बात माइंड ना करे कोई भी, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ना होना। इस वक्त अगर ये दो लोग फाल होते तो इतने मुल्कों के साथ आपने डील करना है, कहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहा होता, कहीं आपका डिफेंस मिनिस्टर जा रहा होता, कहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा होता, तो आपने पूरी दुनिया के साथ डील करना है। उसके लिए आपकी मुकम्मल हुकूमत जो है उसका मुकम्मल होना ज़रूरी है। ये जो है ये टोटल पूरा करने वाली बात या हौच पौच, ऐसे काम नहीं चलता सर। ये डिफेंस मिनिस्टर वाली जो आपने बात कह दी ना, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। उसकी मिसाल आज के ही एक इवेंट से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, परवेज खटक साहब बैठे हुए थे, आई मीन शाह महमूद कुरैशी साहब, योर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैड टू जंप इन अगेन एंड अगेन, वो कवर कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें परवेज खटक साहब ने ये भी कह दिया कि आए वो बम गिरा दिए, रात थी, हम अंदाजा नहीं कर सके कि कितना लॉस हुआ है। मतलब डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का ये टाइम नहीं है, पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तकारीर हो रही हैं, सबके अंदर एक यूनिटी है, बट ये चीजें भी तो सोचने की है ना। शाह महमूद साहब ने उनको कवर करने की अच्छी कोशिश की, बट स्टिल अगर उनको नहीं पता था तो ना बिठाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी फिर। और फिर बिलखसूस जो उन्होंने कहा कि आइंदा अगर कुछ ऐसा होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, उसको भी शाह महमूद साहब ने तो आप जाने देना। ये उनके क्या कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि उनका मकसद ये था, मगर बहरहाल ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा मौसर स्पीकर का होना वहाँ पे ज़रूरी था। आज हमें अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी नज़र नहीं आए जो बड़ा ज़ोर शोर से बोलते हैं। आज का दिन था कि हम ज़रा थोड़ा, हमारे जो कुछ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे वो ज़रा ज़ोर से बोलते, और वज़ीर दिफा जो हैं मैं समझता हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कदरे कमज़ोर थी। वज़ीर इत्तलात की तरफ से एक ट्वीट ये तो आया था कि जो भारतीय फिल्में चल रही हैं, जो एड्स इंडिया में तैयार हो रहे हैं, वो तो बैन आज से। जी बिल्कुल बिल्कुल, और होने भी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन तो मैं समझता हूं कि तो हम कर सकते हैं ना कि इंडियन जो प्राइवेट एयरलाइनर्स हैं उनके लिए आप एयर स्पेस उनको क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं बंद कर दें। मैं आपको इसके ऊपर तबसरा करूं। इस वक्त हमने जो महाज खोला हुआ है उस पर ज़रा फोकस करें। इस वक्त हमारे ऊपर तकरीबन आप समझ लें, जंगी हमला समझ लें, लाइन ऑफ कंट्रोल की वो एग्रेशन समझ लें, जो भी आप इसको नाम लें, इसको ऊपर फोकस करें। इस वक्त जो जनरल साहब कह रहे हैं ना, उस बात पे फोकस करें। अगर आप बहुत से महाज खोल देंगे, फिर पानी का महाज भी खुलेगा, फिर फिल्मों का महाज भी खुलेगा, फिर तो सारे महाज पहले ही खोल के बैठे हैं ना, वो पानी पे भी बात कर रहे हैं। मगर देखिए बात तो कर रहे हैं, मगर अगर आप तमाम स्कोप्स के ऊपर इररेशनल कोई ऐसा एग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि आपको गौर करना होगा कि वहां से भी तो कुछ इररेशनल पोजीशंस ली जा सकती हैं। तो इस वक्त इतनी ज्यादा रिएक्शन तो आएगा, बट अभी एक्शन वहां से हुआ है, तो रिएक्शन हमारा जाना बनता है कि इस वक्त हमें स्ट्रेटेजिकली फोकस करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और स्ट्रेटेजिकली फोकस करना चाहिए इस वक्त जो उन्होंने इंग्रेस किया है उसका जवाब के ऊपर। हम क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे अगर हमने जवाब नहीं दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज शाम को जब ये प्रेस टॉक हुई, जो पहली वाली प्रेस टॉक से मैं कितना इंप्रेस नहीं था, लेकिन वो आई थिंक डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो थोड़ा सा इबाम था कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बिल्कुल। लास्ट कमेंट सर मियां महमूद रशीद साहब आपसे। मैं समझता हूँ जी ये तवज्जो जो दोस्तों ने दिलाई है ये बिल्कुल ठीक बात है। एक कॉम्पिटेंट जो है ना वजीर दिफा का होना वो वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है, और फौरी तौर पर हमारी लीडरशिप को भी इस बारे में आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर फैसला कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो जनरल साहब ने बात मतलब की है मान रहे हैं कि परवेज खटक साहब जो है कॉम्पिटेंट वजीर दिफा नहीं है के अंदर, मेरा ख्याल है कि जो जनरल एक परसेप्शन है उनके बारे में, वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं, सूबा भी उन्होंने चलाया हुआ है, लेकिन इसके लिए जिस तरह की कोई एक्सपर्टी खास तौर पर बातचीत के अंदर, टेबल टॉक के अंदर, मीडिया को फेस करते हुए इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो इशूज हैं उसके ऊपर शायद उस तरह की कमांड उन्हें हासिल नहीं है। उनकी बाकी और बहुत सी सलाहियतें हैं और जो उन्होंने मनवाई भी हैं, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। सही सर, बड़ी अच्छी बात है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने सच तो बोला। आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि जी हमारी पार्टी के हैं, बड़े सीनियर हैं तो ये तो वो, बड़ी अच्छी बात है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। आई थिंक हमें सबसे पहले वो चीज़ें सही करनी है जिन पर अभी हमने बात की है, और जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि रिएक्शन तो जाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी फोकस हम उस चीज़ पर करें कि उनकी तरफ से जो एग्रेशन, जो जारियत दिखाई गई है उसका जवाब हम कैसे देते हैं, हाउ वी रिटालिएट। आई हैव टू वाइंड अप हियर। चारों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।